हेलो स्टूडेंट्स, षटभुज सीरीज में आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ की। तो जो भी लोग आचार्य का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके एग्जाम में रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिकली हमें जब षटबल निकालना होता है तो आजकल सभी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उसमें आप षटबल देख सकते हो। तो रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई भी प्लेनेट जब भाव मध्य के जितना क्लोज होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो जब भी हम किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, आपको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो जो भी भाव मध्य के क्लोज प्लेनेट होते हैं वो स्ट्रोंगर माने जाते हैं। तो रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ आपको यही बताएगी कि किसी भी भाव में कोई भी प्लेनेट है तो उसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो भाव्य मध्य जो होता है, जैसे इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, भाव्य मध्य जिनको नहीं निकालना आता है या भाव संधि नहीं निकालनी आती, तो मेरा भाव मध्य और भाव संधि का वीडियो पहले देख लीजिए। यहाँ पर मैं भाव मध्य और भाव संधि वाला पोर्शन कवर नहीं करूंगा। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आपको भाव मध्य और भाव संधि निकालना आता है। तो अभी मैं एक पर्टिकुलर केस ले रहा हूं रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ निकालने के लिए। इसका मीनिंग मैंने बताया कि आपका किसी भी भाव के मध्य के पास जो भी प्लेनेट होगा इतना स्ट्रोंग होगा जैसे जैसे वो भाव संधि की तरफ जाएगा। मतलब संधि के जितना क्लोज होगा, भाव मध्य से जितना दूर होगा, उतना ही वो वीक होगा। जैसे कोई भी प्लेनेट यदि भाव संधि पर आ गया तो उसकी स्ट्रेंथ 0 होगी। भाव मध्य पे है तो उसकी स्ट्रेंथ 60 आमसाज हो जाएगी। और अब ये भाव मध्य से इधर दूसरी भाव संधि की तरफ जितना दूर जाता जाएगा, इसकी फर्दर स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाएगी और यहाँ पर फिर 0 हो जाएगी। तो देखिए, इस भाव संधि पर भी 0 है, इस भाव संधि पर भी 0 है और भाव मध्य पर 60 है। तो एक प्लेनेट की स्ट्रेंथ जब भाव संधि से भाव मध्य की तरफ जैसे जैसे जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है 0 से 60। और भाव मध्य से लेके दूसरी भाव संधि की तरफ जैसे जैसे जाएगा उसकी स्ट्रेंथ फिर रिड्यूस होती जाएगी। आपका 60 से उसकी स्ट्रेंथ फिर से 0 हो जाती है। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ। अब क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू कैलकुलेट इट। तो कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे भाव को मैं 10th हाउस ले रहा हूं, आप कोई सा भी हाउस ले सकते हो, सेम कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल। इवन आप असेंडेंट ले लोगे तभी भी यही कंसेप्ट अवेलेबल होगा। जो असेंडेंट के बिल्कुल क्लोज होगा उसकी 60 अंश होगी स्ट्रेंथ, और वो जैसे जैसे दूर होगा भाव संधि के क्लोज होगा उतनी ही कम स्ट्रेंथ होगी। यहाँ वाले की 0, फिर इस भाव के यहाँ वाले की फिर से 0 होगी। अब भाव जो होता है हमें मालूम है कि वो कोई परफेक्टली 30 डिग्री का नहीं होता, और भाव मध्य भी किसी भी लॉन्गिट्यूड पर हो सकता है। यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं जिसमें असेंडेंट दे रखा है आपको 3 साइन पास 16 डिग्री, ये आपका कैंसर लग्न की कुंडली है। और 10th कस्प दे रखा है 0 साइन पास 15 डिग्री, ये 10th कस्प है हमारा, ये 0 साइन पास 16 डिग्री। जब भी हम रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ किसी भी भाव के अंदर प्लेनेट की निकालते हैं, हमें 3 डेटाज आर रिक्वायर्ड, 3 डाटा की रिक्वायरमेंट होगी। एक रिक्वायरमेंट होगी वो भाव जहां से शुरू हो रहा है उसको बोलते हैं हम आरंभ संधि, उसका लॉन्गिट्यूड हमें पता होना चाहिए। उस भाव का भाव मध्य पता होना चाहिए, और वो भाव जिस भी जगह पर जाकर एंड होता है जिसको हम बोलते हैं विराम संधि, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो 3 पैरामीटर मैंने यहाँ पे बोले। फर्स्ट वन, भाव जिस भी लॉन्गिट्यूड से शुरू हो रहा है उसे हम आरंभ संधि कहेंगे। भाव मध्य जो भी हो गया मिड कस्प, सभी भाव का हमें मिड कस्प और भाव संधि निकालनी आनी चाहिए। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं जनरली ये दी हुई होती है, इसलिए वहां पर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। 10th कस्प या जिस भी कस्प की वैल्यू दे रखी होती है। और ये दूसरी आपकी है, दिस इज विराम संधि। अब ये पूरे भाव को 2 पार्ट में हमने डिवाइड करेंगे। जो ये यहां से जगह 10th भाव यहां से शुरू होगा, देखिए 9th हाउस है, 9th हाउस से शुरू होगा 10th हाउस और यहां पे खत्म हो जाएगा आपका 11th हाउस पे जाके। सो दिस इज वन भाव संधि, और ये भाव संधि होगी आपकी बिटवीन 9th एंड 10th हाउस। वो मैं पहले थोड़ा सा एंगल अलग से बता गया था। तो ये आपकी एक भाव संधि है, ये आपका भाव मध्य है, ये दूसरी भाव संधि है। इसको हम बोलते हैं आरंभ संधि, इसको हम बोलते हैं विराम संधि। जो ये पहला वाला पोर्शन है बिटवीन भाव मध्य और आरंभ संधि, इसको बोलते हैं पूर्व भाग।
जिसको मैं लाइन कर रहा हूं, दिस इज पूर्व भाग, और भावे मध्य और विराम संधि के बीच के भाव को, जैसे ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये होता है आपका उत्तर भाव। तो एक भाव को दो पार्ट में डिवाइड करता है भावे मध्य। तो आरंभ संधि से लेकर भावे मध्य तक के भाव को हम कहेंगे पूर्व भाग, और भावे मध्य से लेकर विराम संधि तक के भाव को कहेंगे हम उत्तर भाग। तो दो भाग में डिवाइडेड होता है। अब हम जब भी कैलकुलेट करेंगे रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ, हमें देखना होगा वो प्लेनेट पूर्व भाग में है या उत्तर भाग में है, प्लेनेट देखना पड़ेगा। यदि वो इस भाव संधि और मिड कस्प के बीच में हो उसका लॉन्गिट्यूड, तो उसे पूर्व भाग में माना जाएगा। मिड कस्प और विराम संधि के बीच में कहीं भी हो उसका लॉन्गिट्यूड, तो उसे उत्तर भाग में माना जाएगा। थोड़े से फॉर्मूलों में डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अब दोनों केस लेके आपको समझाऊंगा और एक तीसरा केस भी समझाऊंगा। यहाँ पर आपको 10th कस्प दे रखा है, 0 साइन पास 15 डिग्री एरीज साइन में, और 15 डिग्री पर 10th कस्प है, ये 10th कस्प हो गया 15 डिग्री पर। यहाँ पर 10th कस्प पे कोई भी प्लेनेट होता तो उसकी स्ट्रेंथ होती 60 अंशास। यहां से जैसे जैसे वो यहाँ की तरफ जाएगा 0 हो जाएगी, यहां से यहाँ की तरफ जाएगा तो भी 0 होगी। इसका मतलब आरंभ संधि से मिड कस्प तक बढ़ती है, मिड कस्प से लेके विराम संधि तक फिर कम होती है। अब देखते हैं, हम देखिए मून का मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले हम डिसाइड कर लीजिए मून है कहां पर। तो मून का लॉन्गिट्यूड दे रखा है 12 डिग्रीज इस एग्जाम्पल में, और जबकि ये जो आरंभ संधि है इसका भी लॉन्गिट्यूड दे रखा है 0 साइन पास 0 डिग्री 30 मिनट्स ओनली, 0 डिग्री 30 मिनट्स है। भावे मध्य आपका 15 डिग्री पर, और ये जो आपका विराम संधि है या 10th और 11th हाउस के बीच की संधि है, उसका लॉन्गिट्यूड दे रखा है 1 साइन पास 0 डिग्री 30 मिनट्स। ये तीन चीजें हमें पता है, चाहे वो हमें निकालनी हो या क्वेश्चन में दे रखी हो। अब मून का जो लॉन्गिट्यूड है वो दे रखा है आपको 12 डिग्री, 10th हाउस में ये, बिकॉज 0 साइन पास 12 डिग्री। इसका मतलब हमने ये डिसाइड कर लिया कि इन दिस वन पर्टिकुलर पोर्शन मून लाई कर रहा है, इस पोर्शन में नहीं है, ये स्टार्टिंग वाले पोर्शन में, जिसको हम बोलते हैं पूर्व भाग। तो पूर्व भाग के केस में क्या कैलकुलेट करते हैं हम, देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, ए प्लेनेट इज इन पूर्व भाग। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ, आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ। तो आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ बेसिकली होती है जो मिड कस्प की जो भी डिग्रीज हैं उसमें से ये आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ जब आपको कैलकुलेट करना है तो आप लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लैनेट्स में से आरंभ संधि की डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लैनेट ये है, यहाँ पे कहीं भी प्लैनेट है, जैसे मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, यहाँ प्लैनेट की पोजीशन है, और ये आपकी आरंभ संधि है। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लैनेट में से आरंभ संधि को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये फॉर्मूला है, लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लैनेट माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ आरंभ संधि। ये आपका होगा आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ। एक दूसरा पैरामीटर चाहिए होता है, दैट इज लेंथ ऑफ पूर्व भाग, मतलब इसका टोटल डिग्रीज कितनी है पूर्व भाग की। तो उसमें हम क्या करेंगे, मिड कस्प में से आरंभ संधि के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, मिड कस्प माइनस आरंभ संधि। तो जब भी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ निकालनी है पूर्व भाग में, यदि प्लैनेट है, पूर्व भाग का मतलब आरंभ संधि और मिड कस्प के बीच में उसका लॉन्गिट्यूड है, तो आपको दो चीजें निकालनी होंगी। एक निकालनी होगी आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ। तो आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ निकालने के लिए प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड में से आरंभ संधि को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दूसरा हम निकालेंगे एक्चुअली लेंथ ऑफ पूर्व भाग। ठीक है, लेंथ ऑफ पूर्व भाग क्या हो जाएगा आपका, मिड कस्प में से हम आरंभ संधि को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये दोनों पैरामीटर निकालेंगे। तो जो रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ होगी वो होगी आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ, जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ पूर्व भाग इंटू 60 अंशास इसकी यूनिट होगी, 60 अंशास। तो इन दिस बाय यूजिंग दिस वन पर्टिकुलर फॉर्मूला वी कैन गेट द रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं कि सपोज हमारा प्लैनेट चला गया उत्तर भाग में, ये प्लैनेट इज इन उत्तर भाग। उत्तर भाग का मतलब जैसे मैं पे एग्जांपल लूंगा, आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। जैसे सैटर्न दे दिया इसने 0 साइन पास 22 डिग्रीज, भाव संधि 10th एंड 11th हाउस 1 साइन पास 0 डिग्री 30 मिनट्स है, और आपका मिड कस्प दे रखा है, इट इज एट 15 डिग्रीज।
मिड कस्प पे हमारा 15 डिग्री, वही केस है, मैंने दूसरा चार्ट बना दिया यहाँ पे समझाने के लिए। अब आप देखिएगा सैटर्न का लॉन्गिट्यूड कितना दे रखा है, 22 डिग्री। इसका मतलब वो मिड कस्प से इधर होगा, सैटर्न यहाँ का ही होगा मिड कस्प से। इसका मतलब दिस इज इन द उत्तर भाग में चला गया है। यदि वो मिड कस्प से और आरंभ संधि के बीच में था तब तो हमने माना था पूर्व भाग में, और वो मिड कस्प और विराम संधि के बीच में चला गया, इसका मतलब उत्तर भाग में चला गया है। उत्तर भाग के केस में वही दो पैरामीटर हमें कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट वन हमें कैलकुलेट करना है आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ। तो यहां पर आपको क्या करना है, लॉन्गिट्यूड ऑफ विराम संधि में से लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट को सब्ट्रैक्ट करना है। वहां पे हम लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट में से आरंभ संधि को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए अब अंडरस्टैंड करने के लिए। वहां पे आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ जब पूर्व भाग में था तो लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ आरंभ संधि किया था। यहां पे अब क्या कर रहे हैं हम, लॉन्गिट्यूड ऑफ विराम संधि में से प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ध्यान रखना है आपको, एक्सट्रीम मिड कस्प यूज नहीं करना है, इतना दिमाग में लगा लीजिए जब भी आपको आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ निकालनी है। यदि वो पूर्व भाग में है तो हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट नेचुरली ज्यादा होगा, उसमें से हम आरंभ संधि को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और यदि उत्तर भाग में है तो विराम संधि में से लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि विराम संधि लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट से ज्यादा होगी। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ। दूसरी चीज वही लेंथ ऑफ उत्तर भाग आपको निकालना है, तो वो अब विराम संधि में से मिड कस्प को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने पूर्व भाग में था तो मिड कस्प में से आरंभ संधि को सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि मिड कस्प हायर था आरंभ संधि से। और अब हम करेंगे विराम संधि में से मिड कस्प को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देख लीजिए विराम संधि का लॉन्गिट्यूड ज्यादा होगा मिड कस्प से, तो इसकी जो टोटल एंगल है उसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ उत्तर भाग। तो नेचुरली लेंथ ऑफ उत्तर भाग आपने क्या करना है, जो ग्रेटर एंगल में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेंथ ऑफ पूर्व भाग निकाला था तो मिड कस्प में से इसे सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि मिड कस्प की डिग्री नेचुरली हायर होंगी। अब यहाँ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ उत्तर भाग में भी बिल्कुल वैसे वैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। What will be the residential strength in this case? That is arc of residential strength जो है निकाला है लॉन्गिट्यूड ऑफ विराम संधि माइनस प्लेनेट डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ उत्तर भाग। अब उत्तर भाग की जो है लेंथ आई उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। जब वो पूर्व भाग में था तो आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ पूर्व भाग। अब मैं फिर से दोनों का डिफरेंस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ क्या होती है, रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ कोई भी प्लेनेट की किसी एक पर्टिकुलर हाउस में जो स्ट्रेंथ होती है उसको रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये डिपेंड करती है कि वो उस हाउस के मिड कस्प से कितनी डिस्टेंस पे है। मिड कस्प पे उसकी स्ट्रेंथ 60 होती है, और मिड कस्प से जितना दूर होगा वो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो मिड कस्प से वो फर्स्ट हाफ में हो सकता है या मिड कस्प से नेक्स्ट हाफ में हो सकता है। फर्स्ट हाफ को हम पूर्व भाग बोलते हैं, नेक्स्ट हाफ को हम उत्तर भाग बोलते हैं। तो दोनों केसेस में हमें रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक तो हमें कैलकुलेट करनी होती है आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ। ये जब पूर्व भाग में है तो लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट में से हम आरंभ संधि की लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उत्तर भाग में है तो विराम संधि में से लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद ये रखना है कि लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट एक पैरामीटर होगा और दूसरा होगा विराम संधि आरंभ संधि। तो जो भी ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है, ये कंसीडर करके चलना है बस। और जब भी हम लेंथ ऑफ पूर्व भाग निकालेंगे तो आपका मिड कस्प में से आरंभ संधि को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और लेंथ ऑफ उत्तर भाग निकालेंगे तो विराम संधि में से मिड कस्प को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मेथड वी विल फॉलो। अब मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे करके दिखाता हूँ। रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मून दे रखा था आपका 12 डिग्री पर, यहाँ पे मून इज एट 12 डिग्री। तो अब मैं 12 डिग्री का मतलब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपका मिड कस्प 15 डिग्री पर है, ये आपका 0 डिग्री 30 मिनट्स पे है। इसका मतलब वो पूर्व भाग के अंदर है मून। तो पूर्व भाग के केस में अब मैं कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले यहाँ पे रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ के लिए। न्यूमरेटर में मैंने फॉर्मूला लगाया है, ये आपका मैंने लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट में से लॉन्गिट्यूड ऑफ आरंभ संधि को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आरंभ संधि ओनली 30 मिनट्स है। और लेंथ ऑफ पूर्व भाग क्या होगी, मिड कस्प में से मतलब 15 डिग्री है, उसमें से मैं आरंभ संधि के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट माइनस आरंभ संधि, डिनोमिनेटर में मिड कस्प माइनस आरंभ संधि। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, ये 12 डिग्रीज को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, इससे भी मिनट्स में कर लो। ये तो ऑलरेडी मिनट्स में है, तो इस 12 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1260 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1260 720 आएगा, उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट किया
ये मेरे पास 690 आ गया। डिनोमिनेटर में 15 इंटू 60 900 आ जाएगा, उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो 870 आ गया। तो 690 डिवाइडेड बाई 870 इंटू 60 होगा। इसको 60 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। इंटू 60 होता है षष्ठी आमसास में बल निकालना है तो, और यदि आप 60 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो रूपास में आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने पे 47.58 आ गया। सो इट इज वेरी सिंपल। रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ आपकी एग्जाम में आ जाती है, सीधा फॉर्मूला लगाइए आप क्या करेंगे, पूर्व भाग में यदि प्लेनेट है तो उसके प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड माइनस आरम संधि डिवाइडेड बाई मिड कस्प माइनस आरम संधि। यू कैन नोट डाउन दिस एज ए फॉर्मूला इनटू 60। अब जब प्लेनेट यदि वो उत्तर भाग में चला गया, जैसे यहाँ पे सैटर्न उत्तर भाग में, देखिए सैटर्न डिसाइड कैसे हुआ उत्तर भाग में, इसका लॉन्गिट्यूड 22 डिग्रीज है जबकि मिड कस्प आपका 15 डिग्री पर है। इसका मतलब वो 15 से बियॉन्ड है, तो उत्तर भाग के अंदर चला गया। उत्तर भाग के केस में सिंपली डिफरेंस क्या होता है, एक पूर्व भाग में तो हमने प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड में से आरम संधि को सब्ट्रैक्ट किया था। उत्तर भाग में बस अब ये ध्यान रखना है आपको, विराम संधि में से सब्ट्रैक्ट होंगे दोनों। यहाँ पे आपका प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड में से आरम संधि को सब्ट्रैक्ट किया था, मिड कस्प में से आरम संधि को सब्ट्रैक्ट किया था, जबकि यदि उत्तर भाग में यदि वो चला गया तो विराम संधि पहले आएगी दोनों केसेस में। तो रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ में सबसे पहले आपको आर्क ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ लिखेंगे हम ऊपर, तो विराम संधि माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट। अब विराम संधि हमारी 1 साइन पास 0 डिग्री 30 मिनट्स है और सैटर्न का लॉन्गिट्यूड 22 डिग्री है। आप इन्हें नोट करके रख लेना। अब जब इस क्वेश्चन को करने लगे, विराम संधि ये आपका 1 साइन पास 0 डिग्री 30 मिनट्स है और लॉन्गिट्यूड ऑफ सैटर्न आपका 22 डिग्री है। तो ये मैंने 22 डिग्री इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिनोमिनेटर में वही विराम संधि में से आप मिड कस्प को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो होगा आपका विराम संधि माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाई विराम संधि माइनस मिड कस्प। प्रीवियस में था आपका लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट माइनस आरम संधि डिवाइडेड बाई मिड कस्प माइनस आरम संधि। आरम संधि दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो रही थी, यहाँ पे विराम संधि में से दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, ये ध्यान रखना है। इंटू 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 साइन का मतलब होता है 30 डिग्रीज और उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1800 मिनट्स और 30 मिनट्स से हो गया 1830 मिनट्स। 22 डिग्री को भी 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया है। डिनोमिनेटर में फिर वही 1830 ही आएगा और 15 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करके किया 900, कैलकुलेट कर लिया। ये आपका जो भी आता है 32.90 षष्ठी आमसास ये आपका आ गया। अब इसमें जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनको मैं बता देता हूँ, वो डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार नहीं देता, कोई भी वैल्यू नहीं देता, कैलकुलेशन नहीं चाहता, वो आपका कॉमन सेंस यूज करना चाहता है। तो सन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सूर्य से। सन की क्या पोजीशन होती है, जब भी सनराइज होता है ध्यान रखना है, सनराइज के टाइम पर वो आपके असेंडेंट के मिड कस्प पे होता है, फर्स्ट हाउस के, और जब भी सनसेट होता है तो वो आपके 7th हाउस के मिड कस्प पे होता है। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मून का जो मूवमेंट होता है एट द टाइम ऑफ सनराइज, सनराइज बोलते ही उसे है, वो असेंडेंट के मिड कस्प पे होता है, और एट द टाइम ऑफ सनसेट वो आपके ऑलवेज सनराइज पे वो यहाँ पे होगा, ये असेंडेंट का मिड कस्प है तो सनराइज पे यहाँ पे होगा, और सनसेट के केस में वो 7th हाउस के मिड कस्प पे होगा। और जब भी कोई प्लेनेट मिड कस्प पे हो तो साइन से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी ऑलवेज जो रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ 60 षष्ठी आमसास होगी। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि वो आपका कहेगा भी नहीं मिड कस्प पे, वो कहेगा इवनिंग के टाइम सन इज इन द, सन का आप रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ बताओ एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो सिंपली एट द टाइम ऑफ सनसेट सन विल बी इन द मिड कस्प ऑफ द 7th हाउस, और मिड कस्प पे जब भी कोई भी प्लेनेट हो उसकी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ ऑलवेज 60 षष्ठी आमसास होती है। तो आई होप आपको रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकता है। आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।